तो उसका जो 24% होता है, ये 24% मिला करके बाकी रेस्ट ऑफ द टोटल मनी होती है वो ईएफओ अपनी तरफ से डालता है, और उसके बाद वो टोटल जो मनी होती है उस मनी को जब बंदा रिटायर हो रहा होता है उस टाइम पे उसको हैंडसम ऑफ मनी, यानी एक अच्छी सी मनी उसको निकाल करके दिया जाता है, या वो कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा रहा होता है तो वो चाहे तो एक बार में पैसा निकाल ले, या फिर उस पैसे को रिटायरमेंट पर या उसको ट्रांसफर करके दूसरी कंपनी में जहां पे गया हुआ है उसमें वो ट्रांसफर करवा दे, और ट्रांसफर करके वो पैसा अपने पास रखे रहे, और जब चाहे वो उसको निकाल सकता है, उसका यूज करता है। मेरा ये कहना था कि 5 to 6 लाख करोड़ ये आरबीआई ने डाला इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी में गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो बैंक वालों को दिया, बैंक वालों ने वापस से उठा करके आरबीआई के पास जमा कर दिया हाई इंटरेस्ट के चक्कर में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू 1.7 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम उसके अंडर में देंगे, लेकिन ये सब सारा पैसा देखिए कहाँ जा रहा है। इसमें देखिए कि पल्सेस और वीट के फॉर्मेट में जा रहा है, 500 रुपए उसकी पॉकेट में गया। तो ये छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट, या तो वो कुछ लोगों के खाने पीने के लिए चीजें मिल गई, और उसकी वजह से उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करे। यहाँ पे लोगों को अनाज दिया जा रहा है, यहाँ पे 500 रुपया, कुछ लोगों को, 20 करोड़ लोग हैं जिनके जिनके पॉकेट में वो पैसा जा रहा है, कुछ सिलेंडर है, गैस कंपनीज है, इनको फायदा हो सकता है, बाकी कोई भी ऐसा पैसा नहीं है। कोविड की वजह से यहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पैसा उनके पॉकेट में जा नहीं रहा है। 1000 रुपए, कुछ 3 करोड़ लोग हैं जिनके जिनके पॉकेट में 1000 रुपए गए, 20 करोड़ लोग हैं उनके पॉकेट में 500 रुपए गए, या 8 करोड़ लोग हैं उनके पॉकेट में 2000 रुपए गए। तो टोटल मिलाकर के 8, 11, 11 और ये 20, यानी 31 करोड़ लोग हैं जिन लोगों के पॉकेट में कुछ 500 या 1000 रुपए गए हैं। 500 या 1000 रुपए 31 करोड़ लोगों के हाथ में जो गए हैं, उस पैसे से इतनी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं की जा सकती जिसकी वजह से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री लगाई जा सके। अगेन, गवर्नमेंट का ये टोटल पैसा है। और अगेन, अब ये तीसरी चीज है, हमारे पास जो टोटल, यानी गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसा बचा हुआ है, दिस इज 12 लाख करोड़। इसी पैसे पर गवर्नमेंट काम करेगी। मींस दैट टोटली दिस 20 लाख करोड़ इज नॉट अवेलेबल टू अस, दिस इज ओनली 12 लाख करोड़ दैट इज गवर्नमेंट गोइंग टू इन्वेस्ट or spend in the economy, infuse in the economy to generate the demand or whatsoever, to raise the growth of the country. अच्छा, अब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स या पिलर बनाए हैं, यानी इसका कुछ टारगेट है। व्हाट आर द पिलर्स आर द टारगेट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत? एक तो गवर्नमेंट का ये पैकेज है जिसमें गवर्नमेंट यहाँ से पैसे लेकर के आ रही है, ये पूरा टोटल प्लान है। ये पिलर है। पिलर क्या है इसके अंदर 5 पिलर्स हैं। वो कौन कौन से पिलर हैं? सबसे पहला, सबसे उसके अंदर जो पिलर है मैंने उसका कोडिफिकेशन किया हुआ है, वो है देसी पीपल। देसी पीपल, ये 5 उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी पिलर्स हैं, यानी गवर्नमेंट के जो एम हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी। सबसे पहला है, गवर्नमेंट का जो सबसे पहला जो टारगेट है उसके थ्रू ये है कि टू रेज द डिमांड, डी फॉर डिमांड। हमारे ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ये टोटल पैसा, इससे डिमांड रेज करेगी और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। तो डी फॉर डिमांड, उसे डिमांड इंक्रीज करने के लिए पैसा इन्फ्यूज किया गया है, और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को टैकल करने के लिए किया गया है एज फॉर सिस्टम। और इसका टारगेट ये भी है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, कुछ सिस्टमेटिक जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज को, ये पॉलिसी है या स्ट्रक्चर्स है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स है, उन सब सारे चीजों को मॉडिफाई किया जाएगा या उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। और पीपल के लिए, जो गरीब लोग हैं, विडोज हैं, दिव्यांग हैं, उन सब सारे लोगों के लिए, या जो माइग्रेंट्स है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, उन सब सारे लोगों को, उनको डायरेक्ट उनके पॉकेट में या तो पैसे डाले जाएंगे या तो उनको किसी मीन्स के थ्रू
हेल्प किया जाएगा। दिस इज वाइब्रेंट डेमोग्राफी, इसको गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। तो ये 5 पिलर हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी, जिसको आत्मनिर्भर भारत बोला जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिमांड इंक्रीज करना है, ये पहला टारगेट है, और इकोनॉमी को ग्रोथ पर लाना है, सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, और हमारी जो डेमोग्राफिक, हमारे जो पीपल्स हैं, जो परेशान लोग हैं, उन सब सारे लोगों को हेल्प करनी है। दैट इज वाइब्रेंट डेमोग्राफी। इनको, ये जो पूरी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, आत्मनिर्भर जो भारत मिशन है, इस मिशन को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको फेजेस में, डिफरेंट फेजेस में, 5 फेजेस में इसको पूरी तरीके से एलेबोरेट किया है। उस एलेबोरेशन को डिफरेंट फेजेस के नाम से हमारी रिपोर्ट में लिखा गया है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को मैंने कोडिफाई किया हुआ है, वो है पबजी, पबजी, पबजी रिफॉर्म, पबजी रिफॉर्म, यानी 5 कंपोनेंट्स हैं या 5 फेजेस हैं। पी फॉर पुअर, ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर बिजनेस, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिफॉर्म, गवर्नमेंट रिफॉर्म, गवर्नमेंट रिफॉर्म। ये 5 फेजेस, 5 कंपोनेंट्स हैं या 5 फेजेस हैं जिनको पबजी के नाम से मैंने इस पे लिखा हुआ है, पबजी है ये। और ये जो पिलर्स हैं ये है देसी पीपल। यानी कि हमारी जो टोटल ये आत्मनिर्भर जो भारत मिशन है, इस मिशन के अंदर एक, अगर हमें इसके ऊपर हमारे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं या मेंस के लिए क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत सारे पीटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, जिसको मैंने पूरी तरीके से डिटेल किया हुआ है। कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल कर सकूं इसको। दूसरी बात ये, जो मेंस के लोग हैं, मेंस वालों को ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, वो ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर पूछा जाएगा, वो किसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत या उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, व्हाट इज द कंपोनेंट, व्हाट इज द पिलर, व्हाट इज दिस। तो ये कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस आएगा, तो मैंने उसको बहुत ही समराइज कर दिया, बहुत ही छोटा कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसके कंपोनेंट वगैरह पे कुछ भी बात करने के लिए तो छोटी सी बात, आपकी इकोनॉमिक पैकेज है जिसमें ये पैसा यहाँ से आएगा, दैट्स ऑल। सेकंड पॉइंट उसमें आपको ये लिखना होता है कि ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके पिलर्स क्या हैं। तो उसके पिलर्स ये हैं, 5 पिलर्स हैं, यानी डिमांड, इकोनॉमी, सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड वाइब्रेंट डेमोग्राफी। फिर इसके कंपोनेंट्स या फेजेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये है कि वो पबजी, पी फॉर पुअर लोगों की मदद करनी है, ए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, बी फॉर बिजनेस, जी फॉर ग्रोथ, और आर फॉर रिफॉर्म, दिस इज गवर्नमेंट रिफॉर्म। तो ये 5 पार्ट्स हैं। उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो बिजनेस वाला पार्ट है, तो मैं सबसे पहले बिजनेस वाले पार्ट को टैकल करता हूं। मैं सबसे पहले अपना जो कंपोनेंट वाला जो पार्ट है, जिसके जो भी कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट में सबसे पहले बिजनेस वाले पार्ट को देखते हैं हम। ये बिजनेस वाला पार्ट है। इस बिजनेस वाले पार्ट में कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिनको पूरी जो बिजनेस फेज पे जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट में जो पूरी बात दी हुई है, उसमें 8 पॉइंट्स हैं। वो सबसे पहला, वो सब सारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर कि सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर बिजनेस में 8 चीजें हैं। पबजी में बी फॉर बिजनेस में 8 चीजें हैं। सबसे पहला ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन अप टू 3 लाख करोड़ फ्रॉम द बैंक एंड एनबीएफसीज, यानी कि जो बैंक्स हैं और या एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन, यानी जो बैंक का काम नहीं करते, सिर्फ फाइनेंस करते हैं, लोगों को फाइनेंस करते हैं, कंपनीज को फाइनेंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फाइनेंस करते हैं, वो एनबीएफसीज होते हैं। कभी डिटेल करूंगा इसको। एनबीएफसीज और बैंक अप टू 3 लाख करोड़, ये किसी भी बिजनेस को या एमएसएमई को
एमएसएमई को लोन देंगे, ये जो लोन होगा वो कोलेटरल फ्री होगा। कोलेटरल फ्री क्यों होगा? अभी तक तो लोन कभी ऐसा नहीं दिया गया कि कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी यानी कि जमानत आपको देनी पड़ती है, कुछ जमीन जायदाद के कागजात देने पड़ते हैं, वो जमीन जायदाद के कागजात नहीं देने हैं आपको। फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि अप टू 3 लाख करोड़ ये बैंक वाले लोन उसको देंगे जो लोग पहले ही लोन ले चुके हैं, यानी वो एमएसएमई या वो बिजनेस जिन लोगों की जिनकी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 25 करोड़, यानी वो लोग 25 करोड़ का लोन है उनके ऊपर, कब तक? फरवरी तक, 29 फरवरी तक उनके ऊपर 25 करोड़ का लोन था। इस 25 करोड़ का 20% ही वो लोग लोन ले सकते हैं, यानी वो बैंक से जो लोन लेंगे वो सिर्फ 20% ले सकते हैं। किसका? 25 करोड़ का। जितनी उनकी आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट की, यानी जितना उन लोगों ने पहले से लोन लिया हुआ है उसका 25 करोड़ अगर है तो 25 करोड़ का 20% और 20% वो लोग लोन ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपका लोन 25 करोड़ या उससे कम हो और आपका टर्नओवर 100 करोड़ हो। 100 करोड़ टर्नओवर हो। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर तो होता है उसका बिजनेस, यानी उसकी लेन देन, यानी इतने का परचेज किया और इतने का सेल किया, दोनों मिलाकर के उसका 100 करोड़ होना चाहिए। अगर 100 करोड़ नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर किसी का टर्नओवर 100 करोड़ होगा तो आपको लगता है कि वो उसको लोन लेने की जरूरत है? मींस दैट सिर्फ और सिर्फ ये एमएसएमई या बिजनेस वाले हैं जिनको लोन दिया जा सकता है, जिनको ये 20% लोन दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने की है इसमें कि इसमें अगर 100 करोड़ टर्नओवर है तो वो तो एमएसएमई रहेगा ही नहीं। एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहां जो एमएसएमई है, एमएसएमई की डेफिनेशन ये है, एमएसएमई जो एक्ट है 2006 का, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहां जो एमएसएमई जिसको बोला जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ये 3 इंडस्ट्रीज हैं। इनका क्लासिफिकेशन एमएसएमई एक्ट 2006, एमएसएमई 2006, इसके अंडर में ये जो एमएसएमई है जो एमएसएमई एक्ट है 2006 उसके अंडर में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज। उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं उनको अलग और जो सर्विस सेक्टर में काम करती हैं उनको अलग ग्रुपिंग में किया गया। यानी कि अगर किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख है, लेस देन 25 लाख, और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है तो माइक्रो इंडस्ट्रीज होगी। अगर यही लेस देन 10 लाख है तो सर्विस सेक्टर में, तो वो माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाएगी। दूसरी जगह पे स्मॉल इंडस्ट्रीज में 5 करोड़ और सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ और यहां पे 10 करोड़ और यहां पे 5 करोड़। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपका 25 लाख 25 लाख या उससे कम है तो माइक्रो इंडस्ट्री। ये एमएसएमई का क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आप या तो माइक्रो इंडस्ट्रीज या तो स्मॉल इंडस्ट्रीज या तो मीडियम इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने, चूंकि यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ये एमएसएमई की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। स्मॉल, यहाँ पे जो बिजनेस है, सब सारे बिजनेस को जो लोन दिया जा रहा है वो इस कैटेगरी में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है और इसका 100 करोड़ टर्नओवर है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि हम
एमएसएमई एक्ट को भी चेंज करेंगे और चेंज करके एक नया क्राइटेरिया गवर्नमेंट ला रही है, इसमें अमेंडमेंट ला रही है और अमेंडमेंट करके इसमें यह कहा गया है कि एमएसएमई का हम लोग पूरी तरीके से ओवरहॉल कर देंगे। क्या है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों की क्राइटेरिया को एक कर दिया गया है, यानी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस। इसमें क्या किया गया है, अगर कोई भी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी का 1 करोड़ टर्नओवर है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, यहां पे भी वही बात है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों की क्राइटेरिया सेम कर दी गई है। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज होने के लिए यहां पे 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, यहां पे इन्वेस्टमेंट, यहां पे 10 करोड़, यहां पे 20 करोड़ सेम, यहां पे भी वही होगा, यहां पे वही, यानी कि डिस्टिंक्शंस जो थी वो खत्म कर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का। एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई है, टर्नओवर की, टर्नओवर की, यानी आपका बिजनेस इतना होना चाहिए। कितना बिजनेस होना चाहिए, इसका बिजनेस टोटल ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 5 करोड़ आपका बिजनेस है, आपका 5 करोड़ बिजनेस है, यहाँ पे 50 करोड़ है, 50 करोड़ है, यहाँ पे 100 करोड़ है टर्नओवर, तो आप इंडस्ट्रीज में कहलाएंगे। यानी कि